हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, राइज एंड शाइन। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बारे में। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाउ I am going to start. The question and answer belongs to your NCERT solution from chapter number 3 in chemistry, metals and non-metals. अब ये क्वेश्चंस आपको आपकी एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 40 पे अवेलेबल है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन एग्जांपल ऑफ मेटल। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जहाँ पर कि आपको मेटल्स के एग्जांपल्स देने हैं। पहला है इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। टोटल 96 मेटल्स हैं, उसमें से कौन सा मेटल ऐसा है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में मिलता है? तो सिंबल है Hg। अगर आप नेम की बात करते हैं तो नेम है इसका मरकरी। लेटरली वी हैव सेकंड वन कैन बी इजीली कट विद नाइफ। ऐसी मेटल का नाम बताना है जिसको कि चाकू से मतलब कि नाइफ के साथ आसानी से कट किया जा सकता है। तो ऐसी मेटल 2 है, सोडियम एंड पोटेशियम। आप कोई भी नाम यहाँ लिख सकते हैं, आप सोडियम भी लिख सकते हैं, आप पोटेशियम भी लिख सकते हैं। सोडियम का जो सिंबल है वो है Na और जो पोटेशियम का सिंबल है वो है आपका कैपिटल K। आप नेम भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फिर थर्ड वाला है द मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। हमें उस मेटल का नाम लिखना है जो कि बेस्ट कंडक्टर है हीट का, क्योंकि सारी ही मेटल्स आपकी गुड कंडक्टर है हीट की, लेकिन बेस्ट कंडक्टर होती है सिल्वर। सबसे अच्छी जो कंडक्टर है हीट की वो है सिल्वर और सिंबल है Ag। फिर पूछा गया है इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो ऐसी मेटल जो कि हीट की पुअर कंडक्टर है, क्योंकि मेनली जो होती है सारी की सारी मेटल्स हीट की बहुत अच्छी कंडक्टर होती हैं, लेकिन ये मेटल ऐसा है जो कि पुअर कंडक्टर है। तो आंसर है आपका लेड, सिंबल आएगा Pv। तो इस तरह के जो एक्सेप्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखा जा रहा है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल। जनरली फिजिकल प्रॉपर्टीज है आपके मेटल्स की। मैलिएबल का मतलब है कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। अगर आप मेटल्स को इनटू थिन शीट, अगर आप मेटल को हैमरिंग करते हो, ठीक है, अगर आप उनकी हैमरिंग करते हो मतलब कि उनको ठोकते हो हैमर के साथ, हथौड़े के साथ, तो आप उनको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को मैलिएबल कहते हैं, मेटल को मैलिएबल कहते हैं, प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी कहते हैं। और अगर आप हैमरिंग करने पे उनको कन्वर्ट कर सकते हो थिन वायर में, दे कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन वायर, पतले पतले तारों में वो कन्वर्ट हो जाती है हैमरिंग करने पर। तो इस प्रॉपर्टी को हम ये जो मेटल है वो डक्टाइल हो जाएगी और प्रॉपर्टी कहलाएगी डक्टिलिटी। आफ्टर दैट मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 1 विच इज ऑन पेज नंबर 46। आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही अभी हम लोग करके आए हैं। एक्चुअली आपके डिफरेंट पेज नंबर्स पर अवेलेबल है ये क्वेश्चन। तो आपको 40 पेज नंबर का 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, और यहाँ पर 46 पेज नंबर पर देख सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ पर भी 1 एंड 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। जो सोडियम मेटल है उसको हम डिबो के क्यों रखते हैं, इमर्ज करके क्यों रखते हैं केरोसिन ऑयल में? तो इसका बहुत ही आसान सा आंसर है कि सोडियम इज हाईली रिएक्टिव। ये काफी ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, सोडियम भी और पोटेशियम भी, दोनों के लिए सेम आंसर आएगा। दोनों ही जो मेटल्स होती हैं वो काफी हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, और वो भी किसके साथ करती हैं? वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेती हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कर लेती हैं, और मॉइस्चर के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट कर लेती हैं। और जब रिएक्ट करती हैं तो काफी ज्यादा कैसी रिएक्शन होती है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। दिस इज वेरी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन काफी ज्यादा होती है। समटाइम्स क्या होता है, फायर भी लग जाता है। दैट्स व्हाई वी नीड टू बी केप्ट और इमर्स्ड सोडियम और पोटेशियम मेटल इन द केरोसिन ऑयल टू अवॉइड the reaction between the atmospheric moisture और water। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर
राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ, अगर आयरन जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो हमें उसके लिए रिएक्शन लिखनी है, और कैल्शियम एंड पोटेशियम के लिए हमें वाटर के साथ रिएक्शन लिखनी है। तो देखिए आयरन जो है वो सॉलिड स्टेट में है और जो वाटर है वो स्टीम में है, मतलब कि गैसेस स्टेट में है। पानी आपको तीनों ही स्टेट में मिल सकता है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, राइट। और जब ये रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे बनाते हैं आयरन ऑक्साइड। यहाँ पर जो आयरन है वो अपनी सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट और थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में है, क्योंकि एक्चुअली जो Fe3O4 है ये दो ऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से बना है, FeO डॉट Fe2O3। तो यहाँ पे जो पहला वाला जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड है और दूसरा वाला जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड है। तो हम यहाँ पे आयरन सेकंड एंड थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होती है इन दी गैसियस फेज। ये जो आयरन ऑक्साइड है ये सॉलिड फेज में आपका लिबरेट होता है। अब इसको आपको बैलेंस करना है, तो बैलेंसिंग के लिए आपको चैप्टर नंबर 1 में दो मेथड मैंने ऑलरेडी सिखाए हुए हैं, एक है अलजेब्रिक मेथड और एक है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड को आप लोग अपनी बुक में भी देख सकते हैं, लेकिन अलजेब्रिक मेथड आपको आपकी बुक में अवेलेबल नहीं है। तो आप जाके प्लेलिस्ट जो कि आपकी केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन के नाम से है वो आप मेरे चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, कैल्शियम के साथ आपका वाटर का रिएक्शन करके दिखाना है। तो कैल्शियम हम यहाँ पे लेंगे सॉलिड स्टेट में और यहाँ पे वाटर आएगा लिक्विड स्टेट में और ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज इन दी एक्वस स्टेट। और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। इसके बाद आता है, इसको भी हम लोग ऑलरेडी बैलेंस कर ही चुके हैं। अब इसके साथ आता है पोटेशियम के साथ रिएक्शन। तो पोटेशियम के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो आएगा यहाँ पर एक तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। आप देखिए यहाँ पर ऑक्साइड बन रहा है आयरन का और यहाँ पर जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं मेटल्स की तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड बन रहा है। ये आपका एक्वस स्टेट में है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और आपको पता है कि जो सोडियम और पोटेशियम है काफ़ी रिएक्टिव मेटल, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हीट भी लिबरेट होती हुई हमें नज़र आएगी। इनको हमने बैलेंस कर लिया। नाउ अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं पेज नंबर 46 के क्वेश्चन नंबर 3 पर ही। तो ये आपको टेबल की फॉर्म में ये क्वेश्चन आपको दे रखा है और यहाँ पे क्या क्या पूछा गया है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें। पहला यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3 में, सैंपल ऑफ 4 मेटल्स ABCD वर टेकन एंड एडेड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशन। यहाँ पे मेटल A ले रखा है, B दे रखा है, C दे रखा है, D दे रखा है और यहाँ पर आयरन सेकंड सल्फेट के साथ अगर हम मेटल ए को डिप करते हैं तो कोई भी रिएक्शन देखने के लिए नहीं मिलती है, लेकिन जब हम कॉपर सेकंड सल्फेट के साथ करते हैं, ए मेटल का हमको नहीं पता ए मेटल क्या है यहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने के लिए मिलती है। जिंक सल्फेट में डैश लगा हुआ है और सिल्वर नाइट्रेट में डैश लगा हुआ है। इसी तरह से जो बी है उसमें आपका अगर आयरन सेकंड सल्फेट के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, आयरन सेकंड सल्फेट क्या हो गया, FeSO4। व्हाट इज आयरन सेकंड सल्फेट की यहाँ पर जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 है, तो FeSO4 बनेगा। ऐसी कॉपर सेकंड सल्फेट हो गया CuSO4, जिंक सल्फेट हो गया ZnSO4 और सिल्वर नाइट्रेट हो गया AgNO3, राइट। ये आपके सॉल्यूशंस दे रखे हैं और डिफरेंट बी में आप देख रहे हो आयरन 2 सल्फेट के साथ करवाते हो बी मेटल का तो डिस्प्लेसमेंट होता है, बाकी में डैश 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 लगा है। और जब सी मेटल के साथ करवाते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि नो रिएक्शन नो रिएक्शन नो रिएक्शन, सिल्वर नाइट्रेट के साथ डिस्प्लेसमेंट होता है। और डी के साथ नो रिएक्शन नो रिएक्शन नो रिएक्शन और नो रिएक्शन, मतलब किसी ना तो ये आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, ना कॉपर सेकंड सल्फेट के साथ कर पा रहा है, ना जिंक सल्फेट के साथ, ना सिल्वर नाइट्रेट के साथ। देखिए जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो उसी कंडीशन पे होती है कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमको क्या चेक करना है, यहाँ पे हमको रिएक्टिविटी को चेक करना है मेटल की। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ABCD में सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर मैं बात करूं आयरन, कॉपर, जिंक एंड सिल्वर में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा
मेटल आपको आउट ऑफ 4 आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पर आयरन आपका सबसे जो आयरन है, दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, तो ए भी इसको डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा आउट ऑफ 4। ठीक है, आउट ऑफ 4 आयरन इज मोस्ट रिएक्टिव हेयर। बी इसको डिस्प्लेस कर पा रहा है, सी भी डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, डी भी नहीं कर पा रहा। तो जो डिस्प्लेस कर पा रहा है वो आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ए बी सी डी में सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा होएगा? बी। तो आप लिखेंगे यहाँ पे बी इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल बिकॉज इट गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद आयरन सेकेंड सल्फेट। लेकिन यहाँ पर आपसे बाय नहीं पूछा गया, तो आपको बाय लिखना भी नहीं है, सिर्फ आपको बी लिख देना है यहाँ पर। फिर पूछा गया है व्हाट would you observe if B is added to the solution of copper second sulfate। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे अगर B को कॉपर सेकेंड सल्फेट में करा जाए? क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा या नहीं होगा? तो ऑब्वियसली क्योंकि B सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, A से भी ज्यादा रिएक्टिव, जब A कॉपर सेकेंड सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर पा रहा है तो B तो पूरी तरह से करेगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? व्हेन मेटल बी इज एडेड टू कॉपर सेकेंड सल्फेट सॉल्यूशन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल अकर ड्यू टू विच द ब्लू कलर, बिकॉज द कॉपर सल्फेट कलर इज ब्लू, इज फेडेड अवे along with the टाइम। और क्योंकि कॉपर है इसमें, तो जो भी आपका मेटल बी है उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर आ जाएगा बिकॉज ऑफ कॉपर। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन होने वाला है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल टेक प्लेस। पहला ऑब्जर्वेशन होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड ऑब्जर्वेशन होगा ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स अवे। ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या होगा? ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स अवे। ठीक है, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और तीसरा होगा कि जो बी मेटल है उसके ऊपर कॉपर का रेड डिपॉजिट आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है अरेंज द मेटल ए बी सी डी इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। आपको ए बी सी डी को इस तरह से अरेंज करना है कि जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो वो सबसे पहले आए, जिसकी रिएक्टिविटी कम हो वो बाद में आए। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बी हमारा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है क्योंकि वो आयरन को भी डिस्प्लेस कर पा रहा है। उसके बाद देखिए, अब आपके पास ए आता है, सी आता है, डी आता है। तो जो ए है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर पा रहा है लेकिन सी डी नहीं कर पा रहे, तो इसलिए सी और डी से भी ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? ए की होगी। तो बी से कम रिएक्टिविटी ए की होगी। उसके बाद जो सी और डी है, सी और डी में सिल्वर नाइट्रेट को सी डिस्प्लेस कर पा रहा है लेकिन डी नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब सी की रिएक्टिविटी डी से ज़्यादा होगी और सबसे कम रिएक्टिविटी डी की होगी क्योंकि वो किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। वंस यू नो द रिएक्टिविटी सीरीज, वंस यू नो द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देन यू आर एबल टू डू सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। Now we are moving to the question number 4 and 5 which are on the same page number, इसलिए ये continuous उसमें आ रहे हैं कि question number 1 2 3। Now I am going to do the question number 4. Which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to reactive metal? कौन सी गैस प्रोड्यूस होएगी जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किसी एक्टिव मेटल में रिएक्ट करवाते हैं? राइट, राइट द केमिकल रिएक्शन विद आयरन रिएक्ट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए, जब भी हम किसी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एक तो मेटेलिक सॉल्ट बनता है, साथ में यहाँ पर हम लिख सकते हैं मेटेलिक सॉल्ट, और हमको नहीं पता Cl की बैलेंसी क्या आएगी, वो मेटल के बैलेंसी पर डिपेंड करता है। साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, तो आंसर पहला आ जाएगा इसमें, हाइड्रोजन गैस विल लिबरेट। ठीक है, फर्स्ट क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन गैस विल लिबरेट। अब आता है सेकंड कि जब हम आयरन का रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से तो क्या होगा? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में हम आयरन का रिएक्शन करवाना है, आयरन सॉलिड स्टेट में है, इसका रिएक्शन करवाना है सल्फ्यूरिक एसिड से जो कि आपकी एक्वस स्टेट में है। तो यहाँ पे आपका बनेगा फेरस सल्फेट विच इज इन द एक्वस स्टेट, साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड का। इसके बाद आता है आपका फिफ्थ वन कि व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू द आयरन सेकंड सल्फेट Fe
SO4, this is your iron second sulfate. What will happen? And write the chemical reaction that take place. तो देखिए यहाँ पर क्या है, iron is more reactive metal than zinc. तो iron is zinc is more reactive metal than iron, तो zinc is going to displace the iron from its salt solution. तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर आपका जिंक सल्फेट बनेगा विच इज इन द एक्वस स्टेट, और साथ में यहाँ पे आयरन आउट हो जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ सॉलिड. तो दिस इज गोइंग टू बी हैपन. दूसरी बात, जो फेरस सल्फेट है वो किस कलर का होता है, ये ग्रीनिश कलर का होता है. इट्स कलर इज ग्रीन, राइट. और जब ये रिएक्ट करेगा तो धीरे धीरे ग्रीन कलर फेड होता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जिंक सल्फेट बन जाएगा, तो ये होता है कलरलेस. तो हम लिख सकते हैं ग्रीनिश कलर विल फेड्स अवे विद इन दी टाइम. और जिंक के ऊपर हमें आयरन की और हमको जिंक के ऊपर आयरन की कोटिंग मिलेगी. आफ्टर दैट वी आर ऑन पेज नंबर 49. अब यहाँ पे पेज नंबर 49 में क्वेश्चन नंबर 1 से फिर स्टार्ट हो गया है. तो अगर आप एनसीईआरटी की बुक लेके नहीं बैठे हैं तो बेटर है कि आप एनसीईआरटी की बुक लेके बैठे, जिससे कि आपको क्वेश्चन और भी अच्छी तरह से समझ में आएंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम. चलिए यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 हो गया. अगर हम इसका लिखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखने का तरीका है कि जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वी आर गोइंग टू शो इट विद द डॉट. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द सोडियम. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू शो द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द ऑक्सीजन. Symbol is O and the atomic number is 8. Electronic configuration is going to be 2,6. In the outermost shell there are 6 electrons. So we are going to represent these 6 electrons with the help of dots. So 2 electrons are here, 2 electrons are here, and 2 electrons are here. So this is the electron dot structure for the oxygen. You can show it like this also, like this: 1 2 3 4, 1 here and 1 here, 5 6. This is also electron dot structure in case of oxygen. Now in case of magnesium, in the magnesium there are 12 atomic number. So the electronic configuration become 2,8,2. In the outermost shell there are 2 electrons. So I am going to show the electrons like this, right. So this is the electron dot structure in case of magnesium. Now in the second part of the first question is, show the formation of sodium oxide and magnesium oxide. We already know the electron dot structure of sodium and magnesium. So आपको वो दोबारा से नहीं लिखना है. आप यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड में सोडियम कितने हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है. तो आप इस तरह से शो करेंगे. एक सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन दे पाएगा क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन है. और एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा. क्यों जरूरत है? क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है. तो यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया. तो किस तरह का स्ट्रक्चर हमको यहाँ देखने के लिए मिलता है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे सोडियम पे भी पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं जिसकी वजह से उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा. तो जितने इलेक्ट्रॉन लेंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज. 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूट्रल हो जाएगा, तो Na2O बन जाएगा आपका. इसी तरह से दूसरा जो मैं बना रही हूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड का, यहाँ पर मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि हम ऊपर देख पा रहे हैं. ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. सो आफ्टर दिस मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन लेकर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा और ये बना लेगा MgO, राइट. अब इसके बाद आता है थर्ड पार्ट, व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड. कौन कौन से आयन प्रेजेंट हैं इन कंपाउंड्स में. तो Na2O में पूछा गया है, तो Na पॉजिटिव प्रेजेंट है और O2 नेगेटिव प्रेजेंट है. इसी तरह से MgO में Mg2 पॉजिटिव प्रेजेंट है और MgO के ऑक्सीजन में O2 नेगेटिव प्रेजेंट है. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं. तो इसका बड़ा ही इजी आंसर है कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं दे आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. दे आर
made up of positive and negative ions, so they have very strong force of attraction between their ions. And for breaking this very strong force of attraction, we need a lot of energy. Hence, they are having very high melting point, even very high boiling point too. Now moving to the पेज नंबर 53, यहाँ पर हम पेज नंबर 53 पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नाउ वी आर हैविंग दिस, डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म्स मिनरल। मिनरल क्या होते हैं, तो ये बड़ा ही आसान है। तो जो मिनरल्स होते हैं नेचुरल मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं? दे आर नेचुरल मटेरियल्स, राइट। और कहाँ से मिलते हैं? दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। They are extracted from the earth. They always found in the free state और compound form. ये फ्री स्टेट में भी मिलते हैं और कंपाउंड फॉर्म में भी मिलते हैं। अब आता है और क्या होता है? ये जो नेचुरल मटेरियल है, इनमें अगर मेटल प्रेजेंट है और जिसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वी कैन एक्सट्रैक्ट देम। और कैसे कर सकते हैं? बड़ी आसानी से, इजी वे में। एंड कैसे कर सकते हैं? प्रॉफिटेबली कर सकते हैं। लाइक हम अगर 2000 का खर्चा कर रहे हैं तो हमको 3000 का फायदा हो रहा है, प्रॉफिटेबली कर सकते हैं, तो हम इनको और कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं, मेटलर्जी भी कहते हैं। गैंग क्या होता है? गैंग का एक और नाम है मैट्रिक्स। ये होती है इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर। जो हमारी ओर है उसमें जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं उनको हम क्या कहते हैं? गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आता है, नेम 2 मेटल विच आर फाउंड इन द नेचर इन द फ्री स्टेट। आपको 2 मेटल्स के नाम बताने हैं जो कि नेचर में आपको फ्री स्टेट में मिलती है। फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है? कि जो किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि वो बहुत ही अनरिएक्टिव होती हैं। ऐसी मेटल्स को हम नोबल मेटल्स भी कहते हैं। पहला है यहाँ पे गोल्ड। आपने देखा होगा जो हमारी गोल्ड की ज्वेलरी होती है वो सालों साल एज इट इज रहती है। दूसरा है प्लेटिनम। मैं इनका सिंबल और नेम दोनों एक साथ लिख रही हूँ। उसके बाद है पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट ऑक्साइड। हम कौन सा केमिकल प्रोसेस यूज करते हैं मेटल ऑक्साइड से मेटल में कन्वर्ट करने के लिए? तो बेटा इसका बड़ा ही अच्छा और बहुत ही आसान सा आंसर है, हम यहाँ पे रिडक्शन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? रिडक्शन प्रोसेस का यूज करते हैं। और यहाँ पे हम मेटल्स को 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ये जो मेजर कैटेगरी होती हैं वो होती हैं हाई रिएक्टिव मेटल्स और मीडियम रिएक्टिव मेटल्स, और एक होती हैं आपकी लो रिएक्टिव मेटल्स। तो हम उनके बेसिस पे इनको अलग कर सकते हैं। तो रिडक्शन ही वो प्रोसेस है जहाँ पे हम मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 1, और ये आपको अवेलेबल है पेज नंबर 55 पर। तो अब हम आ गए हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 55 में, जो कि मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर पर है। क्वेश्चन नंबर 1, मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल्स। तो यहाँ पर देखिए जिंक ऑक्साइड को जिंक के साथ हीट किया गया, फिर मैग्नीशियम के साथ हीट किया गया, कॉपर के साथ, इसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी किया गया, और इसी तरीके से यहाँ पर हीट किया गया है आपका कॉपर ऑक्साइड को भी। तो इन विच केस विल यू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो आप बताएंगे कि किस किस केस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ और किस किस केस में नहीं हुआ। अगर जिंक ऑक्साइड को जिंक के साथ ही करेंगे तो दोनों की रिएक्टिविटी सेम है, तो ये कुछ भी रिएक्शन हमको यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगा। और जो मैग्नीशियम है वो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर देगा जिंक ऑक्साइड को। तो यहाँ पर हम जिंक ऑक्साइड में से जिंक को तो हमको डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है जिंक से, तो वो जिंक ऑक्साइड में से जिंक को अलग नहीं कर पाएगा, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। डैश का मतलब है नो रिएक्शन। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड में से क्या जिंक डिस्प्लेस कर पाएगा? तो जिंक का जो रिएक्टिविटी होता है वो मैग्नीशियम से कम होता है, तो नहीं कर पाएगा। इसी तरह से मैग्नीशियम खुद के मैग्नीशियम ऑक्साइड में से अलग कर पाएगा? नहीं, सेम मेटल्स नहीं कर पाती क्योंकि दोनों की रिएक्टिविटी सेम है। कॉपर का भी रिएक्टिविटी कम है मैग्नीशियम से, तो वो भी उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्या कॉपर ऑक्साइड में
अगर जिंक के साथ हीट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा यस, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जैसा कि आप लोगों को अगर रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो आप कर सकते हैं। और मैग्नीशियम भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो डिस्प्लेस कर पाएगी, तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि कॉपर और कॉपर ऑक्साइड के कॉपर का दोनों का रिएक्टिविटी सेम होगा, बिकॉज इट इज सेम मेटल। अब हम यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आपका, विच मेटल डू नॉट कॉरोड इजीली। कौन सी मेटल इजीली कॉरोड नहीं होती? जो नोबल मेटल्स होती हैं, ऐसी मेटल जो कि दूसरे कंपाउंड के साथ, दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, उनको हम नोबल मेटल्स कहते हैं। इसका आंसर मैंने जस्ट अभी भी बताया था, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये कॉरोड इजीली नहीं हो सकती क्योंकि ये नोबल मेटल्स हैं। फिर आता है वाटर अलॉय। तो अलॉय क्या है? दीज आर होमोजीनियस मिक्सचर। कैसे मिक्सचर है? दीज आर होमोजीनियस मिक्सचर है। किसके? ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स, मोर देन टू मेटल्स और नॉन मेटल्स, राइट। ये फिजिकली मिलते हैं, केमिकली नहीं मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल सकती हूँ ब्रॉन्ज। इसमें क्या है, जैसे ब्रॉन्ज एक अलॉय है किसका? कॉपर का एंड टिन का। कॉपर एंड टिन को पहले मेल्ट किया जाता है, फिर मिलाया जाता है, वो मिल जाती है होमोजीनियसली और वो अलॉय बना लेती हैं। इसके बाद आते हैं हम पेज नंबर 56 पर, और फिर से पेज नंबर 56 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन 1 से स्टार्ट होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हर 2 क्वेश्चन के बाद एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो आपको अच्छे से समझना ही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे जो पहला पूछा गया है, तो यहाँ पे पहला है NaCl सोल्यूशन विद कॉपर मेटल। तो देखिए आपको पता है कि NaCl में Na इज वेरी रिएक्टिव मेटल देन कॉपर, सो कॉपर इज नॉट गोइंग टू डिस्प्लेस दी सोडियम क्लोराइड। दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन विद एल्युमिनियम मेटल। तो मैग्नीशियम जो है वो एल्युमिनियम से ज़्यादा जो एल्युमिनियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कि मैग्नीशियम से? तो आंसर है नो, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, तो ये भी रिएक्शन देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसी तरह से आयरन जो फेरस सल्फेट में है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव कॉपर होती है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका ठीक आएगा। नाउ सेकेंड वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। ये जो 4 मेथड दे रखे हैं इसमें से कौन सा सुटेबल है, जिसमें कि अगर आप घर पे आयरन का फ्राइंग पैन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए क्या ग्रीस लगाएंगे? नो, क्योंकि खाने में भी ग्रीस आ जाएगा। पेंट लगाएंगे? नो, क्योंकि जब हम उसको हीट करेंगे तो पेंट भी हमारे खाने के साथ मिक्सअप हो सकता है जिससे हम बीमार हो सकते हैं। अप्लाई या कोटिंग ऑफ जिंक? यस, हम गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करेंगे तो वो रस्टिंग से भी बचेगा, खाने में भी नहीं आएगा। ऑल ऑफ अबव बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि बच्चे जनरली ये नहीं देखते कि क्वेश्चन में क्या है। उन्होंने देखा रस्टिंग, उन्होंने 4 ऑप्शन देखे, उन्होंने देखे चारों ही ऑप्शन रस्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं, पर हम किस में यूज कर रहे हैं ये देखना बहुत जरूरी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड। कोई एक एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एक कोई कंपाउंड देता है विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में भी सॉल्युबल है। एंड द एलिमेंट इज लाइकली टू बी, तो कौन सा एलिमेंट ये हो सकता है? कैल्शियम के साथ कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, कार्बन के साथ ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है, दोनों ही गैस हैं, ठीक है। सिलिकॉन के साथ सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाएगा, आयरन के साथ आयरन ऑक्साइड बनाएगा। तो ना तो ये दोनों गैस है, तो भाई ये तो डिसॉल्व है ही नहीं, ना ये हाईली रिएक्टिव भी नहीं है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी नहीं, आयरन ऑक्साइड भी नहीं, पानी के साथ घुलता ही नहीं है। तो पानी के साथ जो सॉल्युबल कंपाउंड बनाएगा वो है कैल्शियम ऑक्साइड, तो ए आपका ऑप्शन यहाँ पे ठीक जाने वाला है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4।
तो क्वेश्चन नंबर 4 भी मुझे एमसीक्यू टाइप ही लग रहा है, तो जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि ये एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फूड कैन आर कोटेड विद टिन नॉट विद जिंक बिकॉज, जो हमारी फूड कैंस होती हैं, आजकल खाना जो आता है मार्केट में वो फूड कैंस में भी आता है, तो उनको टिन से कोट किया जाता है, जिंक से नहीं। क्यों? जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन। तो भाई नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जिंक हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, ऐसा भी नहीं है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, यस, जिंक जो है वो टिन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो हमारे खाने के साथ भी रिएक्ट ना कर जाए, इसके लिए हम यहाँ पर टिन का यूज़ करते हैं। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, टिन आपका आंसर सही होने वाला है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5th। तो यहाँ पर अब जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 5th भी कर लेते हैं। एनसीईआरटी में कोई ज़्यादा क्वेश्चंस आपको दे नहीं रखे होते, तो आप आराम से एक ही दिन में इनको ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी अच्छे से केमिस्ट्री समझ में आए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, यू आर गिवन अ हैमर, आपको एक हथौड़ा दिया गया है, हैमर दिया गया है, एक बैटरी दी गई है, बल्ब दे रखा है, वायर दे रखे हैं, स्विच दे रखा है, और फिर बोला गया है यहाँ पर हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सैंपल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। आप इनका यूज कैसे कर सकते हैं अगर आपको मेटल नॉन मेटल बताना है। देखो हैमर का यूज कैसे कर सकते हैं, अगर आप मेटल पर हैमर का यूज करेंगे या तो वो वायर में कन्वर्ट हो जाएगी या वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। और उसके बाद अगर आप नॉन मेटल पे यूज करेंगे तो वो ब्रिटल हो जाएगी, चकनाचूर हो जाएगी। तो इस तरह से हम हैमर के थ्रू इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और अगर if it is break down into very small pieces, then it is a non-metal. If it is not breaking down into small pieces, it is going to convert into thin sheet or a wire, then it is मेटल। अब इसके बाद आता है बैटरी, बल्ब, वायर्स और स्विच के थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास बैटरी है, बल्ब है और वायर है और साथ में स्विच है, तो अगर मेटल अगर आप यहाँ पे लगाएंगे तो बल्ब ग्लो करने लगेगा, और अगर आप मेटल लगाएंगे तो बल्ब ग्लो करेगा, और सेम के साथ अगर आप नॉन मेटल लगाएंगे तो बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा। तो इसके थ्रू हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बिकॉज मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फिर इसके बाद यहाँ पे बी पार्ट पूछा गया है, असेस द यूजफुलनेस ऑफ these tests in distinguish between metal and non-metal. So I already distinguish both the things for the metal and non-metals. फिर भी मैं बताती हूँ, because of malleability for the B part, because of the malleability metals can be casted into thin sheet. Metals are good conductor of electricity, so these can be useful for electrical cables, right. अब इसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर, वाटर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखो गिरगिट का नाम सुना ही होगा आपने, जिस तरह अगर वो पेड़ पे होता है तो ग्रीन कलर का हो जाता है, मिट्टी में होता है तो ब्राउन कलर का होता है। इसी तरह से आपकी जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड ऐसी ऑक्साइड हैं जो कि एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक क्यों है कि अगर इनको आप बेस के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये एसिड की तरह बिहेव करती हैं, और अगर इनको आप एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये बेस की तरह बिहेव करती हैं, तो इनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर दोज ऑक्साइड विच बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ एसिड और बेस। गिव 2 examples. So I already given you the example, zinc oxide and aluminum oxide. Now question number 7, name 2 metal which will displace hydrogen from dilute acid. देखिए, अगर आप मेटल रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं तो ऐसी मेटल जो कि हाइड्रोजन के ऊपर आ रही हैं वो तो आपके एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगी और हाइड्रोजन गैस निकालेंगी, और जो नीचे आ रही है वो नहीं कर पाएंगी। तो जो ऊपर आ रही हैं जो कि कैन डिस्प्लेस में कौन कौन सी मेटल आ जाएंगी जो कि ऊपर आ रही हैं, तो कैन डिस्प्लेस में आपका मैग्नीशियम भी आ सकता है, आयरन भी आ सकता है, ठीक है, सोडियम भी आ सकता है। और नॉट डिस्प्लेस में क्या क्या आ सकता है, नॉट डिस्प्लेस में आपका कॉपर आ सकता है, मरकरी आ सकता है, प्लेटिनम आ सकता है। सो नेम 2 मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, आई हैव रोटेड डाउन, एंड 2 मेटल्स विच विल नॉट, तो आई हैव रोटेड डाउन। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ही आपका खत्म हो जाता है। उसके बाद आते हैं हम पेज नंबर
57 पर। तो 57 में आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी है, 9 भी है और 9th क्वेश्चन में आपका डायग्राम भी है। चलो जल्दी से इसको देख लेते हैं। पेज नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 8। इन दी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होती है उसमें मेटल एम है। व्हाट वुड यू टेक एज एनोड? द कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। देखिए जिस मेटल को हमें रिफाइन करना है, सपोज हमको कॉपर सल्फेट को ही रिफाइन करना है, तो हम कॉपर का ही एनोड लेंगे और कॉपर का ही कैथोड लेंगे, राइट। और इलेक्ट्रोलाइट में क्या लेंगे? कॉपर का ही सॉल्ट लेंगे। तो हम उस सेम मेटल का कैथोड लेंगे। तो कैथोड किसका हो जाएगा? यहाँ पे आपका कैथोड हो जाएगा प्योर मेटल, राइट। क्योंकि यहाँ पर प्योर मेटल कैथोड वो जगह है जहाँ पे कैटायंस आते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाते हैं, तो वो एनोड से कैथोड की तरफ आएंगे। प्योर मेटल लेंगे तो उसके ऊपर वो बैठने लगेंगे और जो एनोड है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और कैथोड धीरे धीरे मोटा होता चला जाएगा। तो प्योर मेटल जो लेंगे वो थिन वायर के फॉर्म में लेंगे। एनोड पे हम लेंगे इम्प्योर मेटल। क्या लेंगे? इम्प्योर मेटल सेम। और मेटल सॉल्ट सोल्यूशन लेंगे आपका इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे? आपका मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी मेटल सॉल्ट सोल्यूशन। अब आते हैं 9th क्वेश्चन पे। प्रत्यूष टुक सल्फर पाउडर ऑन ए स्पैचुला। स्पैचुला देखिए इस तरह की जो चम्मच टाइप की है, इसको स्पैचुला कहते हैं। एंड हीटेड इट, उसको हीट करता है। ही कलेक्टेड द गैस ओवर अ इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब। इन्वर्टेड माने उल्टी टेस्ट ट्यूब में आप देख रहे हो गैस को कलेक्ट कर रहा है, एज शोन इन द फिगर। नाउ व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस? देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ये हमको समझना है। इसने क्या करा है? इसने सल्फर लिया है स्पैचुला पे। सल्फर क्या है? आपका नॉन मेटल है। इसको हीट करेगा तो ऑक्सीजन के साथ हीट होकर यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड इवॉल्व होएगी। और जो आपके नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? वो एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं? दे आर एसिडिक। हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये एसिडिक है? इनको आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाइए तो देखिए एसिड बन रहा है यहाँ पे, सल्फरस एसिड। तो हम कह सकते कि एसिडिक है। अब हमें ऑब्जर्वेशन बताना है। व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ द गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर? तो देखिए ड्राई लिटमस पेपर पे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लिटमस पेपर पे फर्क करने के लिए या तो गैस को मॉइस्ट होना है या लिटमस पेपर को मॉइस्ट होना है, मतलब कि गीला होना है, तभी इफेक्ट पड़ता है। तो ड्राई लिटमस पेपर पे नो इफेक्ट। मॉइस्ट लिटमस पेपर पे क्या होगा? क्योंकि एसिडिक है तो जो लिटमस है वो ब्लू टू रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बिकम रेड, ब्लू टू रेड। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेक प्लेस। तो आई हैव रोटेड डाउन ऑलरेडी हियर कि कौन सा रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। तो हम लिख सकते हैं बाय पेंटिंग, पेंट लगा दीजिए भाई उस पे, बाय पेंट, और बाय गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन कर दीजिए जिंक की कोटिंग। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल ऑक्साइड कंबाइंड विद ऑक्सीजन। अब ये भी हमने बताया, जैसे नॉन मेटल ऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो दो तरह के आपके नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं। एक है आपका एसिडिक ऑक्साइड और दूसरा है आपका न्यूट्रल ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। न्यूट्रल ऑक्साइड जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका गिव रीजन है। तो पहला इसमें जो गिव रीजन पूछा गया है, प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। इनका यूज हम ज्वेलरी बनाने में क्यों करते हैं? बिकॉज बहुत इजी रीजन है कि पहले तो लक्ष्य है इनके पास, चमकदार है ये, दूसरी बात मैलिएबल है, तीसरी बात डक्टाइल है, तो आराम से इनकी ज्वेलरी बन सकती है। फिर है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल दैट इज केरोसिन ऑयल बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव विद ऑक्सीजन, विद एयर लिख लेते हैं हम लोग, एयर एंड मॉइस्चर, दैट्स व्हाई वी नीड टू कीप इट इन द kerosene oil. Now see, aluminum is highly reactive metal yet it is used to make utensils for cooking. देखिए बहुत रिएक्टिव मेटल है लेकिन एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ इसके ऊपर एक लेयर बन जाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का,
विच इज़ वेरी प्रोटेक्टिव लेयर, इतनी प्रोटेक्टिव लेयर है कि एक बार ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया तो आगे कोरोजन होता ही नहीं है और इसकी रिएक्टिविटी एकदम लेस हो जाती है. सो एल्युमिनियम फॉर्म्स अ नॉन रिएक्टिव लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, और ये कैसी होती है? प्रोटेक्टिव लेयर, नॉन रिएक्टिव होती है. Hence we are going to use the aluminum as the utensils at home. Perhaps it is very reactive. Now the D part, carbonate and sulfide ores are usually converted into oxide during the process of extraction. तो जो हम यूज, जैसे मेटल कार्बोनेट है और मेटल सल्फाइड है, इनको हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं. तो क्यों करते हैं? तो पहली बात तो मेटल कार्बोनेट को हम कैल्सिनेशन के थ्रू मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और मेटल सल्फाइड को रोस्टिंग के थ्रू. दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में ही हाई हीट हो रहा है, लेकिन दोनों में फ़र्क है कि कैल्सिनेशन में विदाउट एयर होता है और रोस्टिंग में विद एयर होता है. और मेटल ऑक्साइड में इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि रिडक्शन करना ईजी होता है. To do the reduction, which is the easier than any process, that's why we need to convert the metal carbonate and metal sulfide into metal oxide. अब आता है क्वेश्चन नंबर 13. देखिए जो आंसर्स होते हैं क्वेश्चंस के वो बड़े इजी होते हैं. उसके लिए आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, और चैप्टर अच्छे से पढ़ने के लिए क्या करना है? आपको मेरी प्लेलिस्ट चेक करनी है जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है मेटल एंड नॉन मेटल्स के लिए. क्वेश्चन नंबर 13. यू मस्ट हैव सीन टर्निश कॉपर vessel being cleaned with the lemon or tamarind juice. Explain why these sour substances are effective in cleaning the vessel. ओके, तो देखिए जो कॉपर है वो क्या करता है? वो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, मॉइस्चर के साथ और ऑक्सीजन के साथ एक कंपाउंड बना लेता है. इसको बोलते हैं डैम्प एयर या मॉइस्ट एयर. इसके साथ एक कंपाउंड बना लेते हैं कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड. ये कैसा होता है? ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है. अब क्योंकि ये बेसिक है और हम इसको क्लीन कर रहे हैं किसके साथ? लेमन जूस के साथ और टेमारिंड जूस के साथ, जो कि एसिडिक है. अगर हम इसको एसिड के साथ क्लीन करते हैं और जो हमारा जो लेयर बना है वो बेसिक है, जिसकी वजह से वो टर्निश हो गया है, मतलब कि वो अपनी शाइन खो चुका है, और तो वो बेसिक है, हम एसिड के साथ क्लीन करेंगे तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे और हमारा वेसल क्लीन हो जाएगा. दैट्स व्हाई वी यूज टेमारिंड और लेमन जूस और लेमन फॉर क्लीनिंग आर टर्निश कॉपर. सो इट कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द बेसिक कॉपर कार्बोनेट. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. Question number 14 is about differentiate between metal and non-metal on the basis of their chemical property. हमको यहाँ पे metal और non-metal के बीच में distinguish करना है उनके chemical property के basis पर. तो बच्चों उसके लिए आपको chemical property आना बहुत ज़रूरी है. तो पहला chemical property है कि metal जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, जो दो तरीके के होते हैं, या तो बेसिक होते हैं या एम्फोटेरिक होते हैं. उसके बाद जो नॉन मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि दो तरीके के होते हैं, या तो एसिडिक होते हैं या फिर न्यूट्रल होते हैं. राइट. उसके बाद आता है कि जो मेटल्स हैं वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके मेटल क्लोराइड्स बनाते हैं. जो मेटल हैं वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके मेटल क्लोराइड्स बनाते हैं, जो कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट होते हैं, कि मेटल और क्लोरीन नॉन मेटल, तो वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड बनाते हैं. और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटल क्लोराइड्स बनाते हैं, और जो कि कैसे होते हैं? कोवैलेंट होते हैं. कैसे होते हैं? कोवैलेंट होते हैं. तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिफरेंट है. ठीक है. और यहाँ पे हम फिर एग्जाम्पल दे सकते हैं. वो डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है. यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिंक ऑक्साइड ले सकते हैं, ठीक है, और आप कॉपर ऑक्साइड ले सकते हैं, आयरन ऑक्साइड ले सकते हैं, एक्सेट्रा. यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक्सेट्रा. अब इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16. ये आपके एनसीईआरटी के लास्ट 2 क्वेश्चन है. इसके बाद एनसीईआरटी का मेटल एंड नॉन मेटल कंप्लीट चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चे जल्दी से कर लीजिए. इससे थोड़ा बूस्ट मिलता है टीचर को, ताकि वो और भी वीडियोज आपके लिए लेकर आए. क्वेश्चन नंबर 15. अ मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग
अ गोल्ड स्मिथ, एक आदमी जाता है दरवाजे दर दरवाजे और वो कहता है कि मैं सुनार हूँ। He promised to bring back the glitter of the gold and dull gold ornaments, और वो लोगों को कहता है कि अगर आपके पास कोई पुराना सोना है और सोने के आपके पास बर्तन है, या फिर बर्तन तो पुराने ज़माने में होते थे, तभी इस तरह के लोग भी होते थे, या ज्वेलरी है और उसकी शाइन चली गई तो मैं आपकी शाइन ला के दे दूँगा। एन अनसस्पेक्टेड लेडी गेव अ सेट ऑफ अ गोल्ड बैंगल टू हिम, तो एक औरत ने उस पे भरोसा किया, उसको अपनी चूड़ियाँ जो कि गोल्ड की थी वो दे दी। उसने क्या करा, एक सोल्यूशन निकाला, उसमें वो चूड़ियाँ डाल दी। द बैंगल स्पार्कल लाइक न्यू बट देयर वेट वर रिड्यूस ड्रास्टिकली, अब वो बैंगल नए तो लग रहे थे, एकदम चमकदार लग रहे थे, लेकिन पहले वो जितने भारी थे अभी उतने भारी नहीं रहे। द लेडी वॉज अपसेट आफ्टर अ फ्यूटाइल आर्ग्यूमेंट द मैन बीट अ हासी रिट्रीट, और उसने औरत ने कहा भी कि भाई ये मेरा सोना कम हो गया, कैसे हो गया, लेकिन आदमी ने बड़ा ही गंदा जवाब उसको दिया। कैन यू प्ले द डिटेक्टिव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सोल्यूशन ही हैड यूज, क्या आप बता सकते कि उसने किस तरह का सोल्यूशन यूज करा? ऑफ कोर्स उसने यूज करा एक्वारेजिया। एक्वारेजिया को हम लोग पुराने जमाने में रॉयल वाटर भी कहते थे। इसमें क्या होता है, 3:1 रेशियो होता है। 3 रेशियो होता है कंसंट्रेटेड HCl का और 1 रेशियो होता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का। इसमें क्या होता है, जैसे इस सोल्यूशन में हम डालते हैं तो जो हमारा गोल्ड और सिल्वर है वो डिसॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो अपर लेयर होती है गोल्ड और सिल्वर की वो डिसॉल्व हो जाती है और सोना चुरा के लोग ले जाते हैं ऐसे करके। तो पहले बहुत होता था, अभी भी आप अवेयर रहिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, गिव रीजन वाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स नॉट स्टील। हम जो हॉट वाटर टैंक्स हैं, बॉयलर्स हैं, वहाँ पर हम कॉपर का यूज़ करते हैं, स्टील का यूज़ नहीं करते। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो कॉपर है इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट। पहली बात तो ये बेटर कंडक्टर है हीट का, इट इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि हमको बॉईल करना है वाटर को तो बेटर कंडक्टर चाहिए, तो इट इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टील। स्टील से अच्छा कंडक्टर आपका यहाँ पर कौन है? कॉपर है। दूसरी बात, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, वेयर एज डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, क्योंकि वाटर से रिएक्ट कर लेगा, नया कंपाउंड बना लेगा जो हमें चाहिए नहीं, बट स्टील डज, लेकिन स्टील रिएक्ट कर जाती है। तो यही इसका आंसर होने वाला है। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल बच्चों।